वी हैव सच प्लान जहाँ पर हम फीमेल को कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं ताकि मिसकैरेज की चांसेस ही ना आए। मिसकैरेज के चांसेस हम कम कर सकते हैं, ना रहे ऐसा तो हम कभी भी दावा नहीं कर सकते हैं। सो उसके लिए हम प्रीनेटल विटामिन्स देते हैं, हम्म। जैसे कि फॉलिक एसिड देते हैं, मल्टीविटामिन्स देते हैं। मैं जानना चाहूँगा जो अर्ली एज प्रेगनेंसी है आइडियली क्या रहना चाहिए? फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई बट दे आर नॉट मेंटली, फिजिकली और हम्म। फाइनेंशियली रेडी कि उस प्रेगनेंसी को वो कंटिन्यू करें, तो दे डिसकंटिन्यू। अभी मेडिकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। हमारा नॉर्मल डिलीवरी का रेट क्यों गिरता जा रहा है और सर्जरी का क्यों बढ़ता जा रहा है? मम्मियों से या नानियों से आप लोग बात करेंगे तो पता नहीं, हमारी तो कभी सोनोग्राफी ही नहीं हुई। जैसे फर्स्ट बेबी आ गया तो सेकंड बेबी तक क्या आइडियल गैप रहना चाहिए? नॉर्मल डिलीवरी में भी मैं रिक्वेस्ट करती कि मिनिमम टू मिनिमम आप 1 ईयर। Hello all, this is Chavez from Panjon Digital and welcome to my podcast series of Expert Talk. Today we have Dr. Ankita Goyal. She is a consultant gynecologist, laparoscopic and cosmetic surgeon. She have done more than 2000 deliveries and 5000 plus surgeries so far. Ma'am, welcome to my channel. Thank you so much, Chavez. During her professional journey, she have been part of Bridge Candy, Hinduja Khar and Wadia. She was also part of deliveries and treatment for celebrities like Rani Mukherjee, Soha Ali Khan, Yashwant Rao Holkar, and many more celebrities and politicians. Ma'am, welcome to my channel and thank you so much for accepting our invitation. मैम सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, मैं क्वेश्चन की शुरुआत उसी से करता हूँ, वो है मिसकैरेज, जो कि मतलब डेली बेसिस पर और आप कहें ईयर टू ईयर बढ़ता जा रहा है। सो क्या इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है? बिकॉज ये बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न है और काफ़ी स्केरी भी है। सो उसके बारे में मैं चाहूँगा सबसे पहले आप इस चीज़ के बारे में बताएं। मिसकैरेज जो होता है इसका मतलब है प्रेगनेंसी लॉस। तो मोस्ट कॉमन रीज़न जो मैं देख रही हूँ वो है लेट मैरिजेस। उसमें क्या होता है, द राइट एज टू मैरी इज़ अराउंड 23 to 28 ईयर्स ऑफ एज। दैट इज़ द राइट रिप्रोडक्टिव एज इन विच जब आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो अगर एज ऑफ द पेशेंट जो होता है, या वो बहुत ही छोटा है, 18-19 साल का यंग बच्चा है, या फिर दे आर ओल्डर देन 30 ईयर्स, देन देयर कम्स अलॉन्ग विद इट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। सो वी हैव टू डायग्नोज दैट एट द राइट टाइम। काउंसलिंग वैसी करनी पड़ती है, अलॉन्ग विद इट अच्छी लाइफस्टाइल एंड राइट डाइट बहुत हेल्प करती है, इवन इफ 30 ईयर्स एंड अबव पेशेंट है, बिकॉज यंग गर्ल्स दे वांट टू गेट सेटल्ड एंड देन दे वांट टू गेट मैरिड। तो उसके लिए वी हैव टू हेल्प देम। इन फैक्ट आप अगर मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे, जिसमें मैंने काफ़ी काम किया है, 90% ऑफ द जो पेशेंट्स होते हैं अर्बन पॉपुलेशन वाले, दे आर ऑल अबव 30 ईयर्स जो प्रेग्नेंट होते हैं, बट वी डू टेक केयर of them. So one of the common reason is the age. Then comes environmental factors, जैसे कि alcohol consumption या smoking, वो भी बहुत rampant हो गया है. So it affects ovaries. कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेना से अफेक्ट होता है ओवरीज। देन स्ट्रेस से बहुत अफेक्ट होता है। देन आपके हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस हैं, देन दैट कॉजेज मिसकैरेज। आपको ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, दैट कॉजेज। एंड देन अगेन एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल फैक्टर, कि यूट्रस के अंदर कोई पर्दा तो नहीं है, या डबलिंग ऑफ द यूट्रस तो नहीं है। ऐसा कुछ हो तो भी मिसकैरेज कॉज हो सकता है। एंड सबसे कॉमन जो इन सब चीज़ों में होता है वो है कैरियोटाइप। मतलब अगर बच्चे में जो बच्चा मतलब हुआ है दोनों पेरेंट्स से, उसमें अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है तो अपने आप ही बॉडी उसको एक्सपेल आउट करने की कोशिश करती है, विच लीड्स टू मिसकैरेजेस। अगेन उसमें एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैरियोटाइप में जो चेंजेस आ जाते हैं वो बढ़ती एज के साथ या स्मोकिंग अल्कोहल कंजम्पशन के साथ और इंक्रीज हो जाता है। सो दे आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर अ मिसकैरेज। सो इसमें कुछ ऐसे मेडिकेशंस हम लोग ले सकते हैं, जैसे लेट्स से कंसीव होने के पहले डू वी हैव सच प्लान जहाँ पर हम फीमेल को कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं ताकि मिसकैरेज की चांसेस ही ना आए?
सी मिसकैरेज के चांसेस हम कम कर सकते हैं, ना रहे ऐसा तो हम कभी भी दावा नहीं कर सकते हैं। सो उसके लिए हम प्री नेटल वाइटामिन देते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड देते हैं, मल्टी वाइटामिन देते हैं। दे आर वेरी गुड। फॉलिक एसिड अगर बॉडी में जितना रहेगा उतना अच्छा बेबी का न्यूरोनल डेवलपमेंट होता है। एंड अदर देन दैट आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाइट इज़ इंपॉर्टेंट, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल को आपको त्यागना होगा। ओके। आपको एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाना होगा, एंड जो जंक फूड है आपको उसे अवॉइड करके राइट फूड लेना होगा जो हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सो conversion of your lifestyle along with the supplements can really go a long way to prevent miscarriage. ओके, मैम आपने एज फैक्टर की बात करी, सो मैं जानना चाहूँगा जो अर्ली एज प्रेगनेंसी है आइडियली क्या रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैं रूरल एरियाज़ की बात करूँ तो वहाँ पर अर्ली एज के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और रहते ही हैं, क्योंकि वहाँ पर कई बार नाबालिग की भी शादी करवाई जाती है। सो व्हाट शुड बी द आइडियल एज फॉर द प्रेगनेंसी? The ideal age to get pregnant is between 20 to 23 years up to 28 to 29 years. This is a range which we give. इसमें best reproductive years होते हैं। पेशेंट मेंटली एंड फिजिकली मैच्योर होता है कि वो एक प्रेगनेंसी को बेयर कर सके। बहुत अर्ली एज प्रेगनेंसीज जो होती है वो बहुत सारे अबॉर्शंस, कॉम्प्लिकेशंस एंड अर्ली डिलीवरीज में रिजल्ट करते हैं, जिससे पेशेंट को मेंटल हार्म भी होता है एज वेल एज फिजिकल हार्म तो होता ही है। सो दैट इज़ वाई वी मस्ट इंसिस्ट कि एटलीस्ट पेशेंट को 21-22 ईयर्स हो जाए, उसके बाद वो प्रेगनेंसी प्लान करे। एंड अगर पेशेंट 30 ईयर्स के बाद प्लान करता है तो विथ ऑल कॉशन वी मस्ट टेल कि ये चांसेस है कि आगे होके आपको कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ भी आ जाती है एज अपन एज करते हैं। किसी को ब्लड प्रेशर आ जाता है, किसी को शुगर आ जाता है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। तो 30 प्लस में एक कॉशन आपको ज़रूर देना चाहिए पेशेंट्स को। ओके मैम, जैसे आजकल ट्रेंड हो गया है कि 30 प्लस के बाद ही शादी होती है, शादी के बाद फिर अगला ट्रेंड ही हो गया कि ठीक है शादी हो गई, अब 3 साल बाद वी कैन प्लान अ बेबी, राइट? सो जब एज बढ़ जाती है तो कंसीव करने में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं एज पर रिसर्च। सो इस पर आपका क्या एक्सपर्ट सजेशन है? हम अगर लेट भी प्लान करते हैं तो क्या चीज़ हमको करना चाहिए जिससे हम कंसीव करने में थोड़ा सा हेल्पफुल रहे? क्योंकि ट्रेन को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। सो हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को ये समझाती हूँ कि आपका अपना एक क्लॉक चल रहा है जो आपका लाइफ ग्राफ है, एंड एक बायोलॉजिकल क्लॉक चल रहा है विच इज़ डिवॉइड ऑफ ऑल योर फैक्टर्स। सो वो बायोलॉजिकल क्लॉक को मैं नहीं रोक सकती, आप नहीं रोक सकते हैं। सो दैट इज़ वाई द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आप 30 प्लस पे प्लान कर रहे हैं, सो बी क्रिस्टल क्लियर कि आपको कब प्रेगनेंसी प्लान करनी है, जितना जल्दी होगा। एंड अगर फर्स्ट में, मैंने कई बार देखा है कपल्स को कि फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई बट दे आर नॉट मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली रेडी कि उस प्रेगनेंसी को वो कंटिन्यू करें, तो दे डिसकंटिन्यू। तो मैं उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन देती हूँ कि फर्स्ट प्रेगनेंसी हमेशा रखना चाहिए, बिकॉज लेटर ऑन आपको क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा वी डोंट नो। बढ़ती एज के साथ कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकते हैं। सो अगर आप सोच रहे हैं कि आप 30 ईयर्स में मैरिज कर रहे हैं, आपको 3 ईयर्स बाद प्लान करना है, सो यू हैव टू हैव अ वेरी एक्टिव लाइफ स्टाइल, है ना। रेगुलर आपको टेस्ट कराते रहने पड़ेंगे कि आपके जो अंडे हैं या आपके स्पर्म है दे आर हेल्दी, है ना, सो दैट वी कैन हेल्प यू। जब आप हमारे पास एक्चुअली में प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए आते, सो वी नो दैट ओके, वी नो अबाउट दिस पेशेंट, एवरीथिंग इज गुड, हमने प्री प्लान करके रखा है, फॉलिक एसिड स्टोरेज अच्छा है, गो अहेड। सो दिस इज हाउ वी कैन हेल्प देम। Exercise plays a very vital role. तो workout is must for all patients. ओके मैम, बहुत अच्छी आपने बात बताई। साथ ही मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कंसीव कर लिया, राइट, कंसीव से लेकर डिलीवरी तक के कुछ मेडिकेशंस और कुछ इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं, और पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि हर डॉक्टर अलग लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस देता है। सो क्या वो मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि मस्ट हैं और वो होना ही चाहिए? Yes. Not all the investigations. So कुछ मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन है विच हमें बाईपास नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेशंस, देन मेन ट्रीटमेंट। Yes. सो इन्वेस्टिगेशंस में जैसे एज यू नो कि प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होती है।
मतलब 3 मंथ्स का एक ट्राइमेस्टर Yes. होता है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जैसे ब्लड वर्कअप जिसमें होल ब्लड अपन करवाते हैं, देन यूरिन रूटीन, शुगर टेस्ट होना चाहिए, थायराइड टेस्ट होना चाहिए एंड वायरल मार्कर्स होना चाहिए। वायरल मार्कर्स जैसे HIV, HBsAg, HCV, VDRL, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सो ये मैंडेटरी है एब्सोल्युटली। उसके अलावा हम इन्वेस्टिगेशन में ही लाते हैं सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी एज सुन एज यूर प्रेगनेंट यू शुड गो टू योर डॉक्टर, फर्स्ट सोनोग्राफी कराना चाहिए ताकि 6 to 7 वीक्स के बीच में हार्ट बीट मिल जाए एंड देन वी नो दैट इट्स अ लाइफ प्रेगनेंसी मूविंग अहेड। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। एज वी मूव ऑन, जैसे ही हम सेकेंड ट्राइमेस्टर हिट करते हैं वैसे ही होना चाहिए सोनोग्राफी में एक anti-NV स्कैन। दिस इज ऑल्सो नोन एज अर्ली अनोमली स्कैन। उसके बाद होता है एक डबल मार्कर, एक जेनेटिक टेस्ट होता है टू रूल आउट कि बच्चा कुछ सिंड्रोमिक बेबी तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बेबी को। उसके बाद होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में 24 to 28 वीक्स के अराउंड में कराती हूँ GTT, शुगर लोडिंग टेस्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू नो वेदर आप प्री डिस्पोज्ड हो इस प्रेगनेंसी में टू हैव ब्लड शुगर और नॉट। ओके, फिर उसके बाद आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर ये हो गया। 5th मंथ में आपका आता है टारगेट स्कैन, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कैन इन द होल प्रेगनेंसी, बिकॉज इसमें आपका पूरा बनावट पता चलती है बच्चे की। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन, इसको स्किप नहीं करना चाहिए। You have finished 5th month, then nothing to do right now. Then you come to the third trimester. Third trimester में again एक स्कैन होना चाहिए जिसमें सोनोग्राफी के साथ डॉपलर होता है। डॉपलर का मतलब है ब्लड फ्लो टू द बेबी कैसा जा रहा है, वेदर इट इज गोइंग वेल और नॉट, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि न्यूट्रिशन पहुंच रहा है कि नहीं बच्चे को। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन अगेन लास्ट ट्राइमेस्टर में हम वापस से ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, शुगर टेस्ट कराते हैं बिफोर द डिलीवरी, सो दैट वी नो कि रीसेंट क्या वैल्यूज़ है। सो ये सारे जो इन्वेस्टिगेशंस है दे आर एब्सोल्युटली मैंडेटरी एंड यू कैन नॉट बाईपास दिस। क्या बात है मैम, आपने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करा। अब इसी के बीच में एक मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि इसी प्रेगनेंसी की जर्नी में अब बच्चे का अलग अलग मोमेंट होता है, राइट? डॉक्टर बोलते हैं कि ओके मेक श्योर कि मोमेंट कर रहा है। सो ऐसी क्या सिचुएशन है जहाँ पर पेरेंट्स को एकदम पैनिक होना चाहिए कि नहीं अब तो क्योंकि बिकॉज आप 24/7 पेशेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, सो मदर को कब पैनिक होना चाहिए कि बच्चा मोमेंट किस तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है? ओके, सो इसके लिए एक पैरामीटर है जिसे हम बोलते हैं DFMC। इसका मतलब होता है डेली फीटल मूवमेंट काउंट। आप मेरे सारे फाइल्स में देखेंगे हमेशा मैं वंस पेशेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद फील करने लग जाता है मूवमेंट, मैं DFMC लिखती हूँ। इसका मतलब है एटलीस्ट रूल ऑफ 10 मूवमेंट इन अ डे इज इम्पॉर्टेंट। ओके, 10 मूवमेंट बच्चे के दिन में फील होने चाहिए। अब पेशेंट बोलता है मैम दिन में नहीं होते, कब मैं काउंट करूँ? ईजिएस्ट वे होता है सुबह ब्रेकफास्ट करना है, लाई डाउन फॉर 1 hour एंड काउंट योर मूवमेंट्स, बेबी के मूवमेंट्स। मिनिमम 3 मूवमेंट्स होने चाहिए। लंच करा, लंच के बाद 1 घंटा लेट गए, तब आप बेबी के मूवमेंट काउंट करो। अगेन मिनिमम 3 to 4 होने चाहिए एंड डिनर के बाद अगेन 3 to 4, तो 3, 3, 4 कितने हो गए? 10, है ना? सो दैट इज हाउ वी से इट, रूल ऑफ 10 DFMC, मिनिमम 10 मूवमेंट्स। अगर 10 से कम मूवमेंट हो रहे हैं सो यू मस्ट गो टू योर डॉक्टर एंड गेट इट चेक। कई बार क्या होता है बच्चा सो रहा होता है तो मूवमेंट नहीं फील होते, सो आप उसको कुछ खिला के, जैसे इफ़ यू विल ईट समथिंग शुगरी तो बेबी अवेक हो सकता है, तब आप वो ट्राई कीजिए। अगर वो सब होने के बाद भी इफ़ द बेबी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग यू मस्ट गो टू योर गायनेक एंड गेट इट चेक। बट मैम इसमें ये भी होता है कि जब ज़्यादा मोमेंट होता है तो कोर्ट्स का लूप आ जाता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, इवन आई एम ऑल्सो ए फादर ऑफ किड्स, सो वहाँ पर लास्ट मोमेंट पे डॉक्टर ये कहता है कि नहीं अब कोड के अंदर लूप्स आ गए हैं तो अब सर्जरी पे ही जाना है, तो जो नॉर्मल डिलीवरी वाली चीज़ें वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। सो वो चीज़ समझ में नहीं आती। कुछ लोगों को लगता है डॉक्टर इंटेंशनली बोल रहे हैं ताकि सर्जरी हो एंड वी कैन हैव मोर इनकम, सॉरी टू से दैट, बट ये आम लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है। सो गंदा पानी पी लिया, नॉर्मल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं कि गंदा पानी बच्चे ने पी लिया, तो वो चीज़ क्या है, उससे कैसे बचे और वो जेन्युइन कितना है? 100% जेन्युइन है। फर्स्ट तो ये कि अगर एक लूज लूप ऑफ कॉर्ड है और पानी का लेवल अच्छा है तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी नॉर्मल डिलीवरी में,
है ना। Okay. एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए सिर्फ पानी ही फैक्टर नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स, मैटरनल फैक्टर्स होते हैं और बच्चे के भी फैक्टर्स होते हैं। बट जस्ट कमिंग टू दीज टू थिंग्स कि कॉर्ड और पानी के बारे में बात करें, सिंगल लूप प्रॉब्लम नहीं देता है नॉर्मल डिलीवरी में। अगर डबल लूप हो गया कि गले के अराउंड 2 लूप्स आ गए हैं, तो उसमें भी अगर पानी का लेवल अच्छा है तो नॉर्मल डिलीवरी में कई बार प्रॉब्लम्स नहीं आती। कभी कभी जब बच्चा एकदम नीचे आ जाता है तो वो फंसने लग जाता है। एट दैट टाइम हम कांस्टेंट बच्चे का डॉपलर मॉनिटर करते हैं। अगर ब्रैडीकार्डिया मतलब बच्चे के हार्ट बीट में ड्रॉप आते, तब वेट नहीं करना चाहिए और इमीडिएटली सीजर लेना चाहिए। थर्ड चीज़ होती है अगर 3 लूप्स ऑफ कॉर्ड, मैंने 3-4 पेशेंट्स ऐसे डिलीवर करे जिनके 3 टाइट लूप ऑफ कॉर्ड है, बट दे हैव कम टू मी बिल्कुल फुल्ली डायलेट होके, तो हमने ट्राई किया है। बट 3 लूप्स ऑफ कॉर्ड के साथ हम बिल्कुल भी वेट नहीं करते हैं एंड सीजर ही प्लान करते हैं, क्योंकि बहुत हाई चांस है कि बच्चे के गला दबेगा उसमें। एंड पानी का लेवल अगर कम हो जाता है, सपोज करो कि पानी का लेवल 3-4 सेंटीमीटर है जो कि 10 मिनिमम होना चाहिए, एंड 2 लूप्स ऑफ कॉर्ड या 3 लूप्स ऑफ कॉर्ड है, तो चांस बहुत लो है कि नॉर्मल डिलीवरी पे पेशेंट जाएगा। सो एंड सेकेंड चीज़ जो आपने बोली थी, मुझे गंदा पानी पी लिया। क्या होता है कि जब बच्चे को ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाता है ब्रेन में, है ना, या तो लूप टाइट होने के कारण या एक्सेसिव कंट्रैक्शन के कारण, तो बच्चे का जो ब्रेन होता है वो हाइपोक्सिक हो जाता है। मतलब उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, तो वो कैसे उसको प्रेजेंट करता है, वो पॉटी कर देता है अंदर, जिसको हम मिकोनियम बोलते हैं डॉक्टर टर्म्स में, जिसे आप लोग गंदा पानी बोलते हैं। सो अगर वो बच्चा इंजेस्ट कर लेता है, क्योंकि पानी में ही पॉटी आ गया है, अगर वो बच्चा मिकोनियम इंजेस्ट कर लेता है तो लंग्स में चला जाता है, एंड लंग्स में फिर वो इन्फेक्शन कॉज करके निमोनिया करता है, एंड दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर द बेबी। सो इसीलिए अगर ऐसा लगता है कि बच्चे ने ग्रीन कलर का मिकोनियम पास कर दिया, कई बार तो हरी चटनी वाला मिकोनियम दिखता है एकदम ग्रीन, सो हम बिल्कुल वेट नहीं करते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चा उसे खा के और उसके लंग्स में जाए और उसको निमोनिया हो। ठीक है, बट मैम इतना कुछ होने के बाद भी, क्योंकि अभी मेडिकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, हमारा नॉर्मल डिलीवरी का रेट क्यों गिरता जा रहा है और सर्जरी का क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि जब पहले इतने अच्छे इन्वेस्टिगेशंस टूल्स नहीं थे, तब पता ही नहीं चलता था कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है। मम्मियों से या नानियों से आप लोग बात करेंगे तो बताएंगे हमारी तो कभी सोनोग्राफी ही नहीं हुई है, एटलीस्ट नानी के टाइम एग्जैक्टली, पे। यस। सो उनका आप ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री पूछिए, ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री भी उनकी बहुत अच्छी नहीं होती थी। मैम उनके तो बहुत 7-7 सारी 10-10 बच्चे होते थे। बट बीच में अबॉर्शंस भी काफ़ी सारे होते थे। अच्छा। हाँ, सो डायग्नोस्टिकली हम बेटर हो गए हैं। आजकल ट्रेंड इज 2 बच्चे मैक्सिमम, 1 या 2 बच्चे रखते हैं ना, तो उसमें भी पेशेंट्स वांट कि हमारे प्रेशियस चाइल्ड अच्छे से रहे। पहले क्या होता था, जो लेडीज़ होती थी मोस्टली दे वर नॉट वर्किंग, तो अगर एक ऑब्स्टेटिक लॉस भी हो जाता तो दे वर कॉन्फिडेंट कि चलो वी कैन ट्राई इट अगेन। नाउ डेज अगर लेडी वर्किंग है एंड ऑब्स्टेटिक लॉस हो जाता है तो बहुत मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है। फिजिकल तो हर लेडी को पड़ता है ये डिलीवरी के बाद में, बट एक मेंटल इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई हैव सीन सो मेनी ऑफ माई पेशेंट्स जिनको मेंटली बहुत इश्यूज आ जाते हैं एक अबॉर्शन के बाद, या एक डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इमोशन कनेक्ट्स रहते हैं। एग्जैक्टली। सो दैट इज़ वन रीज़न। प्लस एक जो मैंने बोला आपको, डायग्नोस्टिक टूल्स बेटर आ गए हैं। सो छोटा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम पिक कर पाते हैं कि ओके ये प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप यूट्रस पे हाथ रखेंगे और एकदम कड़क यूट्रस मिलता है और ब्लीडिंग हो रही होती है नीचे से, इसका मतलब अंदर ब्लीडिंग हो गया बहुत है। मेजर प्रॉब्लम है ब्लीडिंग का, मेजर तो प्रॉब्लम है ना, APH बोलते हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब डायग्नोज होने लग गई हैं, जो पहले नहीं हो पाती थी। इसीलिए अब जैसे हम जाते हैं ट्विंस के ऊपर, तो ट्विंस आजकल इतना अच्छा वेल ग्रो कर रहे हैं कि 2.5 किलो के बच्चे निकल रहे हैं। सो 5 किलो का कुछ पेशेंट्स कर पाते हैं डिलीवर, और अगर जैसे 2.5 एंड उसके ऊपर का वेट जाता है तो कई बार बच्चे फंस जाते हैं। सपोज करो कि ट्विंस है और दोनों का ही सिर नीचे है, और तो दोनों निकलेंगे कैसे एक साथ? राइट। ये बहुत बड़ी सो प्रॉब्लम नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं हो नॉर्मल पाएगी। डिलीवरी बहुत टफ हो जाती है ट्विंस में। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो हम फिर भी वी ट्राई कि नॉर्मल डिलीवरी करें। मैंने कई सारे ट्विंस की नॉर्मल भी करी हुई हैं, अरे वाह। बट गिवन कि उनका वेट इतना ज़्यादा ना हो।
एंड Okay. नाउ डेज बिकॉज हम लोग इतना अच्छा केयर करते हैं तो वेट इज ऑन द हायर साइड ओनली बेबीज का. सो दीज आर प्री रिक्विजिट्स. देर आर मल्टीपल थिंग्स जो हमें सोचना पड़ता है कि हम नॉट जस्ट पेशेंट बट हम बच्चा भी तो अच्छा दे पेशेंट को. ट्रू. मैम, एक आइडियल गैप क्या रहना चाहिए बच्चों में? जैसे फर्स्ट बेबी आ गया तो सेकंड बेबी तक एक आइडियल गैप रहना चाहिए प्लानिंग करने में? आइडियली आफ्टर 2 years आपका बॉडी कम्प्लीटली हील हो जाता फीमेल है. बॉडी फीमेल बॉडी हील हो जाता है एंड उसके बाद अगर आप प्लान करेंगे तो यू आर फाइन, यू कैन बेयर दैट चाइल्ड. एंड अगर आप सोचें कि एक मेंटली भी आपको एक सेटिस्फैक्शन चाहिए कि हाँ नाउ आई एम एबल टू टेक द नेक्स्ट चाइल्ड, देन आई थिंक जब बच्चा 4 या 5 साल का हो जाता है तब बच्चे में भी थोड़ी मेंटल मैच्योरिटी आती है, थोड़े से कमांड्स फॉलो करने लग जाता है, तो मदर सेटल होती है मेंटली कि ओके नाउ आई कैन प्लान फॉर द सेकंड बिकॉज माई फर्स्ट चाइल्ड इज ओके बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ. सो ये सर्जरी और नॉर्मल डिलीवरी दोनों में गैप सेम रहना चाहिए Ideally? सर्जरी में मिनिमम 18 months का गैप चाहिए. ओके. अदरवाइज जो आपके टाँके हैं उस पे असर आने लग जाता है. नॉर्मल डिलीवरी में भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मिनिमम टू मिनिमम आप 1 year का गैप दीजिए, क्योंकि बॉडी को हील होने में इतना टाइम लग जाता है, नॉर्मलाइज होने में इतना टाइम लग जाता है. कैल्शियम जो लॉस होता है, जो आयरन लॉस होता है डिलीवरी के टाइम, उसको वापस ठीक होने में इतना टाइम लग जाता है. ओके. मैम, अब मैं आता हूँ ब्रेस्ट फीडिंग पर, क्योंकि माँ का दूध सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, कुदरती जिसको हम कहते हैं. सो कब हमको छुड़वाना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, आजकल इतने सारे जो आर्टिफिशियल मिल्क पाउडर्स आ रहे हैं, सो उसके क्या कोज हैं, राइट? मजबूरन हमको देना पड़ता है. जैसे मेरा भी बेटा है, सो मुझे देना पड़ रहा है क्योंकि भूखा रहता है. हमको एक इमोशनल कनेक्टिविटी रहती है. सो क्या हमको उसको भूखा रखना है, क्योंकि मदर फीड, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इतना प्रॉपर नहीं आ पाता है. सो उसके लिए आई थिंक मैं चाहूँगा कि लोग जाने कि क्या आइडियल प्रोसेस रहना चाहिए, कब छुड़वाना चाहिए और कब हमको प्लान करना चाहिए. सी बेसिक ये है, बच्चा जब तक लेना चाहे उसे तब तक माँ का दूध देना चाहिए. आइडियल एज कुछ भी नहीं है. जनरली 2 to 3 years में सारे बच्चे छोड़ देते हैं, बट हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए कि अब छुड़वाना है. जब तक बच्चे को लेना है तब तक लेने देना चाहिए. आई नो अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो 3-4 साल तक की उम्र तक बच्चे को पिलाते हैं, बच्चा हेल्दी होता है एंड दोनों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. सो इट्स दिन में मे बी बच्चा बाकी चीज़ें खाते हैं, रात में मदर का मिल्क चाहिए. वेरी नॉर्मल. इसको बिल्कुल नॉर्मलाइज करो. जब तक बच्चे को चाहिए, लेट द बेबी हैव मिल्क. सेकेंड चीज़ पे हम आते, जो आपने फार्मूला मिल्क की बात करी है, फॉर्मूला मिल्क. या सो उसमें क्या होता है कि जब मदर को अच्छे से नहीं आ पाता, तो दिस फार्मूला मिल्क जो होता है, इट इज़ क्लोजेस्ट टू द ब्रेस्ट मिल्क. ओके. तो कोई हार्म नहीं है देने में, जब तक मदर को अच्छे से आना नहीं चालू हो जाता है. आई वुड से कि अप टू 1 year आप फार्मूला मिल्क दे सकते हैं अगर मदर को मिल्क नहीं आ रहा है. इंस्टेड ऑफ गिविंग सांची का मिल्क या एनी गाय का या भैंस का, तो बिल्कुल भी नहीं भैंस का, एनी मिल्क ना अपने को 1 year के बाद चालू करना चाहिए. टिल दैट टाइम फार्मूला मिल्क इज़ क्लोजेस्ट टू द मदर्स मिल्क. मैम, मुझे याद है जब मेरी बेटी हुई थी, बिकॉज सम देसी इंडियंस, देसी मॉम्स, दादी नानी, सो नाभि का जब कोट हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं, सो मम्मी ने ना हल्दी लगा दी थी उसके अंदर, खड़ी हल्दी जिसको बोलते हैं. वो ज़्यादातर जो माएँ, जो दादी नानी रहती हैं, ट्रीटमेंट करती है, जबकि डॉक्टर इसके अगेंस्ट रहता है. सो क्या रीज़न है, क्या मतलब बहुत ज़्यादा हार्म रहता है? बिकॉज ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, क्योर हो जाएगा. उनको एक मेंटली जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, सो दे फॉलो सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स, देसी. आई अंडरस्टैंड. सो हल्दी एक्चुअली एंटीसेप्टिक होता है, राइट? बट स्टिल हम लोग अवॉइड करते हैं. हम कहते हैं या आप उसको कुछ भी मत लगाइए, या तो बीटाडिन सोल्यूशन लगाइए या फिर स्पिरिट लगाइए, या बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपने आप ही वो खिर जाता है. सो अप्लाइंग एनीथिंग इज़ अ लिटिल अनहाइजीनिक एंड कैन कॉज सम इन्फेक्शंस. सो इसीलिए हमें अवॉइड करना चाहिए कुछ भी करना. जितना आप उस पर लगाएंगे उतना ही वो जो कवर हो रहा है वो एक्सपोज हो जाता है एंड देन इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं. सो बेस्ट इज़ कुछ ना करना, बीटाडिन सॉल्यूशन लगा देना. एंड व्हाट वी गिव इज़, हम हॉस्पिटल से उनको एक पैक बना के दे देते हैं कि इससे आपको डेली क्लीन करना है. तो मेंटली दे आर हैप्पी कि अच्छा मुझे कुछ तो मिल रहा है क्लीन करने को, एंड इट इज़ सेफ ऑल्सो फॉर द चाइल्ड. So that way you can be also happy and your dadi nani mama can also be happy.
राइट। मैम आजकल मैं देख रहा हूँ, आई डोंट नो ये ट्रेंड है क्या है, इकोस्पेरिन का बहुत ज़्यादा सजेशन दिया जा रहा है गायनिकोलॉजिस्ट की तरफ से, जो कि ज़्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट देते हैं हार्ट पेशेंट्स को। सो क्या रीज़न है, ट्रेंड में आ गया या फिर हेल्थ कंडीशंस या जो हमारे इन्वायरमेंट है इसको लेकर मैंडेटरी हो गया है फीमेल्स में? इकोस्प्रिन एक ऐसी मेडिसिन है जो ब्लड पतला करने में हाँ। हेल्प करती है, राइट। सो जो पॉलिसिस्टिक ओवरीज वाले पेशेंट्स हैं उनमें जो ब्लड फ्लो होता है थोड़ा सा हैम्पर्ड होता है, इसलिए फॉलिकल्स भी नहीं ग्रो कर पाते हैं एंड वी वांट कि बेबी को ब्लड अच्छे से पहुँचे। सो उन पेशेंट्स में इकोस्प्रिन देने से बेबी को ब्लड अच्छा पहुँचता है, बेबी का ग्रोथ अच्छा होता है। दैट इज़ वन थिंग। दूसरा, जो प्रीवियसली जिनके अबॉर्शंस हो चुके हैं उनमें भी इंडिकेशन रहता है कि हमें इकोस्प्रिन देना चाहिए। द ओनली रीज़न इज़ कि हम चाह रहे हैं कि बेबी को अच्छे से अच्छा ब्लड पहुँचे और उसका ग्रोथ हो। सो बट हम हर पेशेंट में नहीं देते हैं ये। जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, जिसको कोई प्रीवियस कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, कोई अबॉर्शन नहीं रहा है, वी डोंट प्रेफर टू गिव इकोस्प्रिन इन दैट पेशेंट। जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर है या जिन्हें शुगर है, जिन्हें पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, अदर कोमॉर्बिडिटीज़ है, उनमें ही प्रेफर करते हैं। ओके। मैम एक सोसाइटी में एक नया ट्रेंड चला है, गर्भ संस्कार। हिंदू धर्म की मान्यता भी है और इसकी स्पेशल क्लासेस भी मदर्स लेती हैं। सो क्या रियली में जब बेबी टमी में रहता है सो दे कैन एक्चुअली हियर द आउटर वर्ल्ड, उनको सुनाई देता है, क्या वो फील कर पाते हैं जो संस्कार बाहर से दिए जाते हैं, या ये सिर्फ एक मिथ है या प्रैक्टिकल ये चीज़ पॉसिबल है? ये 100% पॉसिबल है। आपने अभिमन्यु की कहानी तो सुनी होगी कि घर में रह के भी पूरा चक्रव्यूह उन्हें आ गया था, Yes. एटलीस्ट एंटर करना आया था। हर धर्म निकलना के नहीं ग्रंथ आया। में है, इवन अगर आप इस्लामिक कहें या हिंदुइज्म कहें या सभी धर्म के अंदर ये चीज़ Yes. है कहीं ना कहीं। हाँ, सो ये बिल्कुल होता है। बच्चे का जो हियरिंग कैपेसिटी होता है वो डेवलप हो जाता है। सो अराउंड 7 मंथ्स 6-7 मंथ्स अगर आप गर्भ संस्कार उसके लिए चालू करते हैं, बच्चा सुनता है, बच्चा रिएक्ट करता है। सो आई टेल ऑल माई मदर्स कि आप बच्चे से बात करो, यू मेक श्योर कि फादर्स बात करें, फैमिली मेम्बर्स बात करें। सो जब बच्चा बाहर आता है, सो बच्चा रिकग्नाइज करता है वो वॉइसेस। ऑलरेडी बेबी हैज़ स्टार्टेड टू लव यू, बेबी स्टार्टेड टू फील नियर Wow. टू यू। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अच्छी चीज़ें देखें, उस समय अच्छी बातें करें, बच्चे से बात करें। एंड दिस इज़ व्हाट गर्भ संस्कार इज़ बेसिकली। बेबी को ये अच्छी चीज़ें सुनाना ताकि बाहर आके एक बॉन्ड रहे मदर चाइल्ड का, फादर चाइल्ड का एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी। सो दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट कि बेबी सुन सकते हैं अंदर। वाह वाह। अब मैम एक टाइम था जब डॉक्टर्स डेट देते थे कि इस डेट पर डिलीवरी करना है, आजकल उल्टा हो गया है, पेशेंट डेट देते हैं हमको इस डेट पर डिलीवरी चाहिए। तो ये ट्रेंडिंग भी है और ये कितना समय रिस्क है, जैसे कुछ लोग बर्थडे के हिसाब से प्लान करते हैं या कोई स्पेशल डे रहता है या फेस्टिव रहता है। सो आप कितने 100% श्योर होकर बोल देते हैं हाँ ठीक है इस डेट पे वी कैन प्लान दिस सर्जरी? नहीं, 100% तो कभी हम श्योरली नहीं बोल सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरीज तो जब होना है तभी होती हैं, राइट। Yes. अगर इलेक्टिव सिजेरियन है, सपोज करो प्रीवियस सीजर है विद अलोंग विद सम अदर कोमॉर्बिडिटी, सो हम पेशेंट को एक रेंज ऑफ डेट दे देते हैं कि बस मुझे इस समय करना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं कर सकती हूँ। सो उस रेंज में अगर वो मुझे बता देते हैं तो ओके फाइन, इट इज़ पॉसिबल। बट अगेन इमरजेंसी कैन कम एनी टाइम। उन्होंने प्लान किया है 12th को करना, 10th को लीकिंग हो गई, कुछ नहीं कर सकते, डिलीवरी तो करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ ऑल लाइक डिपेंड्स, इट इज़ योर लक कि कब हो जाए। बट वी हैव टू मेक श्योर दैट बेबी इज़ हेल्दी, राइट टाइम पे हो, completed gestation age हो, and then only we can address these whims. मैम आजकल जो यूट्रस के अंदर सिस्ट के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, कई बार उसमें ट्यूमर या कैंसर भी हो जाता है पोस्ट डिलीवरी, मतलब बच्चा हो गया एंड एवरीथिंग। सो उसके अलावा और ऐसी क्या चीज़ें हैं पोस्ट डिलीवरी जो कि एक फीमेल को इन्वेस्टिगेशंस करवाते रहना चाहिए? ओके,
सो पोस्ट डिलीवरी जनरली सिस्ट देखने को इतना नहीं मिलता है. सिस्ट जो होते हैं वो ओवरीज में होते हैं एंड रेगुलर सोनोग्राफी 6 मंथली आप करा सकते हैं. देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिस्ट. तो जो सिंपल सिस्ट होते हैं वो बिनाइन होते हैं, है ना. तो बिनाइन सिस्ट जो होते हैं हम बोलते हैं 2-3 साइकिल रुक जाओ, वेट करते हैं, कुछ मेडिसिन हम देते हैं एंड वो जनरली अपने आप डिज़ोल्व हो जाते हैं. कुछ सिस्ट होते हैं जिसमें ब्लड भरा हुआ होता है, कई बार वो भी डिज़ोल्व हो जाते हैं. बट कई बार क्या होता है, अगर वो ब्लड ज़्यादा भर जाता है या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो जाता है जिसमें गाढ़ा ब्लड, जिसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, देन अगर वो 4 सेंटीमीटर एंड अबव है हमें ऑपरेटिव करना ही पड़ता है, उसको ड्रेन करना पड़ता है, वरना वो पेन होता है. या इवन सिंपल सिस्ट है, उसका साइज सपोज करो 7-8 सेंटीमीटर है, तो वो क्या करता है अपने ही एक्सिस पे ट्विस्ट हो जाता है. इट इज़ एक्सक्रूशिएटिंग पेन. इतना पेन होता है कि बर्दाश्त ही नहीं होता है. तो उस वे में हमें सर्जरी करना ही पड़ता है. सो देर आर मल्टीपल थिंग्स विच रिलेटेड टू सिस्ट. और कई बार हम देखते हैं कि सॉलिड ट्यूमर है, सो देन CA-125 ट्यूमर मार्कर्स करवाते हैं कि कहीं कैंसरस तो नहीं है एंड उसको ऑपरेट करके फिर हम टेस्ट के लिए भेजते हैं कि कैंसर तो नहीं है. सो देर आर मल्टीपल थिंग्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड जब हम एक सिस्ट को डील कर रहे होते हैं कि किस तरह का सिस्ट है, उसके अंदर के कंटेंट्स क्या है, उसका साइज क्या है एंड क्या वो ट्विस्ट तो नहीं हो रहा. राइट. मल्टीपल थिंग्स. मैम फीमेल्स के अंदर एक एज के बाद यूट्रस रिमूव करने की नौबत आती है जिसको हम बोलते हैं बच्चेदानी निकालना पड़ेगी, तो क्यों? सो ये भी मल्टीपल चीज़ों के कारण होता है एंड डेफिनेटली अगर आपके यूट्रस से बहुत ब्लीडिंग हो रही है, जिसको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं, जो बहुत सारे फैक्टर्स से हो सकती है, या तो बड़े फाइब्रॉइड्स या यूट्रस में सूजन आ जाने के कारण, या आपके अंदर मतलब अनीमिया होने के कारण मल्टीपल चीज़ों से ब्लीडिंग हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण मेनोपॉज के पास जाके कई बार हैवी ब्लीडिंग हो जाती है. सो ये सारे जो कॉजेज़ होते हैं हमें ना 2 चीज़ों में डिवाइड करना चाहिए. एक तो ये कि हमें प्रेजर्वेटिव सर्जरी करना है कि अगर पेशेंट इज़ डिज़ायरस ऑफ मोर फर्टिलिटी, सपोज करो एक ही बच्चा है या कोई बच्चा ही नहीं है और उसको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, तो वो एक कैटेगरी में आती है. और दूसरा होता है कि उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ ख़त्म हो गई, जैसे बच्चे अब और उसको नहीं चाहिए, बड़े हो गए हैं, वेल सेटल्ड हैं, तो हम उस वे में अगर उन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो एक ये लाइफस्टाइल चेंज है कि पेशेंट को ऑल द टाइम ब्लीडिंग हो रहा है या उसका खौफ है, तो उसके लिए सर्जरी करना बेटर है. और जो मतलब प्रिजर्वेटरी सर्जरी है उसमें हम जो पॉजिटिव चीज़ है, जैसे फाइब्रॉइड हुआ या एडिनोमायोमा हुआ, हाँ, या पॉलिप हुआ फॉर दैट मैटर, हम वो निकाल दें और पेशेंट को फुल चांस दे कि वो वापस से प्रेग्नेंट हो जाए. इसमें एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी. मेरी एक पेशेंट थी, तो शी हैड मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, बिग फाइब्रॉइड्स, है ना, 6-7 सेंटीमीटर के 7-8 फाइब्रॉइड्स थे. हमने उसका एक भी बेबी नहीं था पहले एंड इन 30s थी वो. सो हमने सारे फाइब्रॉइड्स उनके रिमूव करे, उनको 6 महीने के लिए ट्रीटमेंट दिया. शी गॉट प्रेग्नेंट बाय हरसेल्फ, शी हैज़ डिलीवर्ड अ वंडरफुल बेबी. सो उसका बेबी भी मैंने ही डिलीवर किया एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर हर. एंड ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आए कि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स के साथ है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही क्योंकि एक रीज़न है ना प्रेग्नेंट होने का. तो हम सोचते हैं कि हम प्रेगनेंसी मतलब उसका वापस से करवा सके, हम उन चीज़ों पे फोकस करें. एक पेशेंट थी जो मेरे पास 3 मंथ्स पे आई थी एंड शी ऑलरेडी हैड 10 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड, एक 7 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड और एक और 7-8 सेंटीमीटर. सो एट दैट टाइम ऑल्सो वी कंटिन्यूड विद द प्रेगनेंसी एंड शी डिलीवर्ड. थोड़ा सा उसने प्री टर्म डिलीवर किया जो एक्सपेक्टेड था क्योंकि था स्पेस नहीं था, बट शी डिलीवर्ड अ हेल्दी बेबी बॉय. सो बोथ ऑफ देम आर गुड राइट नाउ. मैम एक पर्सनल क्वेश्चन, जैसे अगर कंसीव नहीं हो रहा है, सो ऐसे कौन से टेस्ट है जो कि मेल्स को करवाना चाहिए? सो सबसे इम्पॉर्टेंट है सीमेन एनालिसिस करना, रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी. उसमें देखना कि क्वांटिटी ऑफ स्पर्म कितना है और उसमें लिक्विफैक्शन टाइम इम्पॉर्टेंट है, देन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी इम्पॉर्टेंट है एंड मॉर्फोलॉजी इम्पॉर्टेंट है. ये 4 तो ये हो गया. एंड लास्ट होता है कि इन्फेक्शन तो नहीं है, कि जो कुछ 5 मेल्स को करवाना चाहिए.
नहीं, एक ही टेस्ट में ये सारे आ जाते हैं। अच्छा, एक ओके। ही टेस्ट करवाना, उसमें सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। सो एक जो मैं बोल रही हूँ, इन्फेक्शन तो नहीं है पस सेल्स के कारण, सो एवरीथिंग कम्स अलोंग दिस वन टेस्ट। एक ही टेस्ट करवाना, उसमें सब पता चल जाता है। मैंने मल्टीपल आर्टिकल्स स्टडी करे हैं जिसके अंदर डिवोर्स सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कंसीव नहीं कर पा रही हैं वुमेन, और ज़्यादातर जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं वो वुमेन पे लगाए जाते हैं, फीमेल पे Right. लगाए जाते हैं। सो इस पर आपकी क्या राय है? और इस क्या वो टेस्ट हैं जो कि मैरिज के पहले, आजकल बहुत सारे मैट्रिमोनियल्स भी ये मैंडेटरी सर्विसेज दे रहे हैं जो कि करवाना है ताकि डिवोर्स की नौबत ही ना आए? 2 या 3 टेस्ट जो कि करवाना चाहिए रिश्ता होने के पहले। सो आई थिंक ब्लड ग्रुपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार थैलेसीमिया वाली जो चीज़ आ हाँ, जाती ब्लड नहीं, वो ब्लड अलग है, ग्रुपिंग ओके। इज़ इम्पॉर्टेंट। देन ऑफ कोर्स एक सीबीसी करवाना, कुछ सिकल सेल या थैलेसीमिया तो नहीं है। देन कुछ वायरल इन्फेक्शंस नहीं, एचआईवी, एचपीएसएजी, ये सब होना चाहिए। देन अगर आप सोच रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि फीमेल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है मेल्स में नहीं है, एक्चुअली 50-50 है। कई बार मेल्स का पिक ही नहीं हो बट पाता है सोसाइटी फीमेल प्रॉब्लम, पे ज़्यादा आई नो, एलिगेशन लगाती है, बट मुझे इट लगता इज़ है। नियरली इक्वल। तो आप फीमेल्स में बिफोर मैरिज इससे ज़्यादा, एक सोनोग्राफी से ज़्यादा आप क्या करवा सकते हैं? और कोई टेस्ट पॉसिबल नहीं है। एएमएच करवा सकते हैं, इसका पता चलता है कि कितने फॉलिकल्स हैं। जो वुड बी हस्बैंड है उसका आप स्पर्म एनालिसिस करवा सकते हैं। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। ओके। ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट होने चाहिए। ब्लड ग्रुपिंग, बेसिक सीबीसी, शुगर टेस्टिंग होना चाहिए, ये सारे टेस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर वंडरफुल कॉन्वर्जेशन, और बहुत इन्फॉर्मेटिव था। मुझे भी आज बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली एज एन आम आदमी। थैंक्स अ लॉट। Thank you so much, Shaviz. So small little info for my pregnant mothers कि सबसे पहले आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी प्रेगनेंसी के लिए। एंड 5 फ्रूट्स एंड 5 वेजिटेबल्स इन अ डे खाना है, रेनबो कलर्स खाना है सो दैट यू गेट ऑल द वाइटामिन्स। एंड आपको पपीता पाइनएप्पल अवॉइड करना है। एंड you should be happy, healthy, and you must take your pregnancy physiological. It is not a pathology, ये कोई problem नहीं है. It is a blessing to you and have a wonderful journey. Take care. Bye bye.